हेलो गाइस। हमने पहले छोटे छोटे पार्टों में देखा था लूसेंट की पॉलिटिकल की भारतीय संविधान के बारे में। अभी मैं एक नई समरी बना रही हूँ, इससे थोड़ी आसानी हो जाती है। छोटे छोटे पार्ट हम सुनते हैं पर ज़्यादातर हम उसे बड़े पार्ट में करते हैं। ठीक है, देखते हैं। भारतीय संविधान का विकास, संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। 1764 में है बक्सर का युद्ध हुआ। वो अंग्रेज़ों के द्वारा लड़े गए और लड़े जाने के बाद वह जीत हासिल कर लिए। अब देखो, किताब की लैंग्वेज बोलने से अच्छा है अपनी लैंग्वेज बोलो। बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ने शासन कर लिया। ठीक है, EIC इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये जल्दी याद होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन बोलते रहो, चौथे पाँचवें दिन आप याद हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। यह 1600 में है भारत सिर्फ व्यापार के लिए आई थी। ठीक है, बाद में ये राजनीतिक कार्यों में घुसती चली गई, प्रशासनिक बोलचाल शुरू हो गया, तो इससे यह भारत पर शासन करने लगी। ठीक है, इसी शासन को अपने ही अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए हैं जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी हैं। वे निम्न है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक असंवैधानिक महत्व है, जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कदम। यह पहला कदम था। आधार कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली है। इसके द्वारा केंद्रीय शासन की नींव रखी गई है। विशेषताएं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को इसके अधीन और इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। इसी एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतराल कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे। इसका नाम ज़रूर पूछता है, कंपल्सरी नहीं है पर कभी कभी ये पूछ लेता है कि फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश जो पहली बार आएगा वो याद करो। 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी ही पर नियंत्रण सशक्त हो गया और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्यों आया? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था 1781। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट
को प्रावधान किया गया है। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकरण प्रदान किया गया। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरा प्रशासन प्रारंभ हुआ। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 का चार्टर एक्ट। इसके तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है। 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के ही भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को भी छीन लिया गया, किंतु उसे ही चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के साथ व्यापार के संबंध में ही 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान किया गया। कुछ सीमाएं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ठीक है। 1813 में पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को भारत भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की ही मुख्य विशेषता है कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार संपूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की और से ही मात्र भारत का शासन करना रह गया है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया है। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया है। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया है। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया है तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी ही के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की ही परिषद को दासत्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल के संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की ही नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया है। 1853 ईस्वी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में ही नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में आधार पर भरने की ही व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई है। दूसरा है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया है। 6 जोड़े गए हैं। ठीक है। 1878 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता है कि ये विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 1856 में
कंपनी ईस्ट इंडिया से लेके ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 सदस्य है कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा। चौथा, भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। 5वां है, मुगल सम्राट के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। 7वां, भारत में है शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई है। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के लिए प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य है अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य व्यवहार के विषय में हो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। एक और चीज हमसे एक अंतिम पूछते हैं कि जब भारत शासन अधिनियम आया 1858 में, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? ये पूछता है उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे या अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, और फर्स्ट वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया। ठीक है, विभागीय प्रणाली। तीसरा है गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी। चौथा है गवर्नर जनरल को बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब में ही विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने ही की शुरुआत हुई है। वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में ही गैर सरकारी ही सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। नोट 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। पूछ सकता है 1873 का ईस्वी का संविधान। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर दी गई। उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंप दिया गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में एक घोषणा पत्र द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, यानी भारत की रानी घोषित कर दिया गया। 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, पहली है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। इसके द्वारा राजस्व और व्यय बजट पर बहस करने हैं और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई है। 1909
का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो एक्ट पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि का उपबंध किया गया है। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय का चुनाव मुस्लिम मतदाताओं ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व के मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा है भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और सार्वजनिक हितों के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इस विदेही सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंटी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। नोट: 1919 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय भी थे। थैंक यू।